हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर जो अभी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ डीईसी, जो आपके हैं 7, 8 और 10 जून 2024 को। इसकी प्रिपरेशन के अंतर्गत हमने DEC 1 के आपके जो अलग अलग बुक्स हैं, ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, उसके अलग अलग यूनिट्स की अलग से प्रिपरेशन की है। ऐसे ही DEC 2 और ऐसे ही DEC 3 की प्रिपरेशन की है। इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर दी हुई है, आप जाके वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे एग्ज़ाम्स के रिवीजन पेपर के लिए, जो पेपर हमारे कैसे आएंगे। तो मैंने DEC 1, DEC 2 और DEC 3 के अलग अलग सेशंस के जो पेपर आए हुए हैं वो आपको दिखाए हुए हैं मेरे चैनल पर, और कैसे सॉल्व करना है। हैव अ लुक, यानी कैसा लुक वाइज आपको पेपर दिखेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, किसको क्या पैटर्न आता है पेपर का, वो सब दिखाया हुआ है। उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है फ्रेंड्स, आप जाइए चेकआउट करिए। और वो फ्रेंड्स या वो स्टूडेंट्स जो अभी भी नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर हम अलग अलग स्टेट के टेट एग्जामिनेशंस, क्लास वाइज रिविजन्स, स्पेशली ईवीएस और साइंस की, और जो बीएड डीएड और जो एनटीटी है इसके साइकोलॉजिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को, या आप जो भी इससे रिलेटेड हैं या इसमें आगे काम करना चाहते हैं या एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, डिप्लोमा डिग्री जो भी करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम टॉपिक्स, क्योंकि मैंने इग्नू की बुक से ही सारे कंटेंट को उठा के समझाया है। और आप सभी जानते हैं कि जो इग्नू की बुक्स होती हैं उसमें जो भी कंटेंट है बहुत ही अच्छा दिया होता है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है। जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो इग्नू, एनसीईआरटीज़, इनकी बुक से ही लिया जाता है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अगर आप उन टॉपिक्स को मेरे चैनल से पढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी एजुकेशन में हेल्प हो, और हम एजुकेशन जगत में शामिल होकर अपने देश के सही निर्माण के लिए देश की मदद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम देखते हैं हमारे इस पूरी सीरीज़ का लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा आज का बन रहा है वीडियो, वो है आपके DEC 3 का जो पेपर है, जो आपका 10 जून को है, उसकी प्रिपरेशन। तो यहाँ हमने एक पेपर उठाया है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, DEC 3 का, जिसका नाम है सर्विस एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेपर में आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से एनी 5 आपको करने होते हैं। जो भी आपको अच्छे से बन रहे हैं वो 7 आप कर लीजिए। मैंने आपको अलग अलग पेपर्स दिखाए हैं और आपने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, लगभग होंगे ही होंगे। तो कोई 5 जो आपको अच्छे से बनेंगे वो आप कर लीजिएगा। पेपर को पहले रीड करिएगा और फिर डिसाइड करिए आपको क्या करना है। एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी पहले माइंड में सेट कर लीजिए और फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए। चलिए हम देखते हैं कि हमारे इस पेपर में क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECC का जो है एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन जो प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्रोग्राम आंसर में हम ये लिखेंगे, बहुत सारे पॉइंट देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन स्किल्स, लैंग्वेज एक्विजाइजेशन, cognitive skills, emotional abilities, school readiness, inclusive learning, long term benefits, parental involvement और public health, ये इन सब पॉइंट्स को इम्प्रूव करता है ECCE। इसीलिए ECCE बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को आप एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपको 10 मार्क्स का है तो आपको 10 पॉइंट्स इंक्लूड करना है। तो ये देख लीजिए पूरे के पूरे यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं कि क्या क्या ज़रूरत है ECCE की। तो हम सभी जानते हैं कि ECCE में जो छोटे छोटे बच्चे, यानी कि 0 ईयर से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों को बहुत सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स से, अलग अलग टर्म्स से या अलग अलग बेनिफिट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, और
पेरेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो ये पॉइंट टू पॉइंट दिया है, यही सारी चीज़ें हैं, है ना। आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बी पार्ट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के कॉन्सेप्ट्स को आपको बताना है। तो किंडरगार्टन मतलब क्या सॉरी, यूजुअली प्री स्कूल्स जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्पेशली होता है 3 से 6 साल के बच्चे जिनको हम स्कूल जाने के पहले रेडी कर रहे हैं प्ले एक्टिविटी के थ्रू। तो किंडरगार्टन इसलिए बोला छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि गार्डन में क्या होता है, हम फूलों को, पेड़ पौधों को नरिश करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, स्पेशली अर्लियर टाइम में, ताकि उनको आगे जब अर्ली टाइम में हम प्लांट्स का, स्टार्टिंग ग्रोइंग टाइम में जब हम प्लांट्स का पूरा ध्यान रखते हैं, तो प्लांट्स कैसे बाद में अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बाद में अच्छे से आपको फल फूल देते हैं। वैसे ही अगर हम 3 से 6 साल की उम्र में बच्चों को अच्छे से ध्यान देंगे, तो वो आगे उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो 3 से 6 साल की उम्र में हम बच्चों को खेल के थ्रू, सिंगिंग, डांसिंग, डूइंग एक्टिविटीज़, इन सब के थ्रू उनको अलग अलग प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो रेडी हैं अब स्कूल जाने के लिए। तो 6 साल के तक बच्चों को हम तैयार करते हैं कि अब 7वें साल में जब वो स्कूल में एंटर करेंगे, तो उसके लिए बेसिक फाउंडेशन उनका तैयार हो जाए। स्पेशली FLN जो बोलते हैं, फंडामेंटल न्यूमरेसी और लिटरेसी, जो है स्पेशली इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ताराबाई मोदाक इन प्री स्कूल एजुकेशन। ताराबाई मोदाक का जो प्री स्कूल एजुकेशन पे क्या रोल रहा है, ये हमने प्रीवियस पेपर्स में भी किया हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि ताराबाई मोदाक ही एक पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ECC में सबसे बढ़ चढ़ के काम किया, छोटे छोटे बच्चों के लिए काम किया, और इसमें इन्होंने बालवाड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करके छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी खोला। तो इस पे इन्होंने काम किया है, जिसमें बच्चों को खेल खेल कर अलग अलग प्रकार की चीज़ें सिखाते थे। एक्टिविटी बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जिससे बच्चों का फाउंडेशन स्टेज स्ट्रांग हो। तो ये काम था किसका, ताराबाई मोदाक का। और प्रीवियस जो हम पेपर हैं उसमें हमने और भी डिटेल में इनके बारे में चर्चा किया है, तो आप वहाँ से पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल मेक यू सस्पेक्ट दैट अ चाइल्ड मे हैव सेरिब्रल पाइसी। देखिए, सेरिब्रल पाइसी को लेके 2 से 3 पेपर में पिछले आया ही हुआ है, आपने देखा है। सेरिब्रल पाइसी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अलग अलग अंग जो हैं वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे देखिए, मोटर डिलेज, एबनॉर्मल मसल टोन, पुअर कोऑर्डिनेशन, पार्शियल इश्यूज, पोस्चरल इश्यूज, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, डिफिकल्टी विद द फाइन मोटर स्किल्स, परसिस्टेंस रिफ्लेक्स, वॉकिंग एबनॉर्मलिटीज, डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारे मतलब कि बच्चों को जो उनके जो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, जो उनके बड़े बड़े बॉडी के अंग, छोटे छोटे अंगों से काम करना, वो उनको मतलब बॉडी में पूर्ण तरीके से अलग अलग पार्ट जो बॉडी के हैं, जो भी कार्य करने लायक क्षमता होती है वो नहीं, यानी पूरी बॉडी डिसेबल्ड होती है, मेंटल, फिजिकल, सब तरीके से। इसको ही हम बोलते हैं सेरिब्रल पाइसी। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है ना, आप देख सकते हैं। ये मोटर, एबनॉर्मल मसल्स टोन, पुअर कोऑर्डिनेशन, पॉस्चर, डिले स्पीच एंड लैंग्वेज, ये इश्यूज होते हैं ना उनको। फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर की होती है वो भी वो नहीं कर सकते, है ना। फिर फाइन मोटर स्किल्स, उंगलियों से काम करना, कलाई के थ्रू, पूरी बॉडी रिफ्लेक्स नहीं कर पाना, चलने में दिक्कत, है ना, संज्ञानात्मक विकास में दिक्कत, ये सारी दिक्कतें होती है। इनको आपको एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, द बी पार्ट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एन एजुकेटर शुड कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग एंड कंडक्टिंग एक्टिविटी विद चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन इन हर प्री स्कूल सेंटर। किसी छोटे ECCE सेंटर में ऐसा बच्चा जो मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है या मानसिक रूप से डिसेबल्ड है, अक्षम्य है, तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की प्लानिंग एक ECCE के एजुकेटर या कार्यकर्ता को एक्टिविटी को प्लान कैसे करना चाहिए, उनकी बातों को, उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, मतलब हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो उसकी अलग अलग बच्चे की नीड, यूनिक नीड होती है। तो यूनिक नीड को ध्यान में रखते हुए हमको एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए या एजुकेटर को प्लान करनी चाहिए। फिर है सेंसरी कंसिडरेशन,
कि हर बच्चे का जो सेंसरी पार्ट होते हैं, बड़े कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अडॉप्टेशन एक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है, उनको ध्यान रखना है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बड़े ही सिंपल, बड़े ही साधारण होना चाहिए, बच्चों के लायक के, जैसे कि आप यूजिंग विजुअल एड्स, ऐसे एड्स करिए, एड्स ऐसे चीज़ों का प्रयोग करिए कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। रिपीटेशन इन री इन्फोर्समेंट, मतलब कि जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं उनको बार बार कराइए, क्योंकि ये बच्चा जो मानसिक रूप से डिसेबल्ड है वो जब बार बार किस चीज़ को करेगा तो उसको करने में वो क्षम्य हो जाएगा। और जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करिए, ऐसे करने में उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, वो खुश रहेगा और चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखेगा। पॉजिटिव री मतलब उसको सकारात्मक बढ़ावा दीजिए, सकारात्मक चीज़ों के लिए उसको इंकरेज करिए, खुश करिए उसको, तो क्या होगा, इससे वो खुश होगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, और वो कार्य को आगे अच्छे से करते जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर रूटीन, उसके लिए एक अलग से रूटीन सेट करिए। जब डेली रूटीन को बार बार वो रिपीट करेंगे और एक प्रॉपर रूटीन होगी, चीज़ों को प्रॉपर सीखने लगते हैं बच्चे। इनकॉर्पोरेट प्ले मतलब यूटिलाइज प्ले बेस्ड एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ रखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान करिए कि एक्टिविटी करके, प्ले करके बच्चे सीखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल को टाइमलाइन फ्लेक्सिबल रखिए, कभी कभी बच्चे का मन नहीं होता तो आप दूसरी एक्टिविटी करा दीजिए। कोलैबोरेशन विद द पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते रहिए, क्योंकि पेरेंट्स और आपके दोनों के मिलने से, यानी पेरेंट्स और एजुकेटर जो ईसीसी में काम कर रहा है, उन दोनों के ही कोलैबोरेशन से ही ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनके लिए काम किया जा सकता है। फिर अडॉप्टेड लर्निंग मटेरियल, ऐसे में लर्निंग मटेरियल जो इस टाइप के बच्चे जिनको मेंटल रिटार्डेशन है उनके लिए अलग से ही स्टडी मटेरियल्स आते हैं, उनका प्रयोग करिए ताकि बच्चे उनके लेवल से चीज़ों को लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एजुकेटर एट द अर्ली चाइल्डहुड सेंटर इन डीलिंग विथ, ऐसे स्कूल जो प्री प्राइमरी स्कूल यानी ईसीसी के स्कूल है। अब नीचे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ऐसे 2 समस्याएं हो सकती है, जैसे कि अ चाइल्ड हु थ्रो टेम्पल टेंडम, ऐसा बच्चा जिसको टेम्पल टेंडर है, मतलब कि जो तुरंत हाइपर, मतलब दिमाग उसका तुरंत बहुत गुस्सा उत्तेजित हो जाता है, ऐसा बच्चा है। तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आपका क्या रोल होगा एजुकेटर के रूप में। और दूसरा कि ऐसा बच्चा जो चीज़ों को चुराता है ना, लिखा हुआ है स्टील्स थिंग्स ऑफ अदर चाइल्ड या अदर चिल्ड्रन, ऐसा बच्चा भी है आपकी क्लास में जो दूसरे बच्चों के सामान को चोरी कर रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस आपके सामने है। इस प्रकार के 2 कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशंस में आप किस प्रकार से डील करेंगे, आपका क्या रोल होगा एज अ एजुकेटर। तो देखते हैं क्या रोल होगा हमारा। तो ए, डीलिंग विद अ चाइल्ड हु थ्रो टेम्पल टर्म्स, ऐसा बच्चा जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ होता है, तो ऐसे बच्चे के साथ आप कैसे डील करेंगे। स्टे काम, पहले हमें शांत होना पड़ेगा, आप एकदम शांत रहिए। जब भी बच्चा चिड़चिड़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो हमें एकदम शांति से उसको समझाना है। दूसरा पॉइंट, ऑब्जर्व ट्रिगर्स, आप देखिए कि कहाँ कहाँ उसको डिस्टर्बेंस आ रही है, किन किन पॉइंट्स पे वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए और ध्यान रखिए उन सब चीज़ों के टाइम कि उसको गुस्सा ना आए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर अगर आप उसकी बात समझ पा रहे हैं, वो आपकी बात समझ पा रहा है, तो उसको समस्या आएगी ही नहीं, कभी स्ट्रेस नहीं लेगा वो। उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दीजिए, उसकी मदद करिए उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। जब बच्चों की बातें बड़े एजुकेटर समझ नहीं पाते तभी बच्चों को गुस्सा आता है, तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट होने ही मत दीजिए। ठीक है, ये होना चाहिए एजुकेटर के रूप में। स्टेबलाइज्ड रूटीन, बच्चों का एक सिस्टमेटिक रूटीन होता है ना, बच्चे उसमें स्टेबल हो जाते हैं और उस रूटीन के साथ वो हैबिचुअल होने लगते हैं और ऐसे टेंडरम्स नहीं आता, वो डील कर लेते हैं टेंडरम्स। ऑफर चॉइस, उनकी जो चॉइस है ना उसके अकॉर्डिंग उनको उनके हिसाब से काम करने दीजिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर टीच कॉपिंग स्ट्रेटजीज, इंट्रोड्यूस सिंपल कॉपिंग स्ट्रेटजीज लाइक डीप ब्रीथिंग, ये सिखाइए उनको कि लंबी लंबी सांस लो। ठीक है, कुछ योगा सिखाइए, कुछ मैनेजमेंट इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये कुछ चीज़ें हम सिखा के उसके टेम्पर को ठीक कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव री, जब बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करिए, उससे प्यारी प्यारी बातें करिए, उसको प्यार करिए। तो ऐसे में बच्चे क्या होते हैं कि स्नेह की ओर आते हैं या स्नेह पाकर खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका एंगरनेस या टेम्पर जो होता है, जो समस्या है चिड़चिड़ापन की या गुस्से होने की, वो दूर होने लगती है। अब दूसरा बच्चा है जो चोरी कर रहा है सामान, उसके लिए अब हमको ये देखना है कि भाई वो कैसे बैकग्राउंड से है ना, क्या समस्या है, उसको क्यों चोरी कर रहा है। तो अंडरस्टैंड द मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करिए, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें उसको समझाइए। टीच एम्पैथी, उसको समझाइए कि क्या कि
चोरी करना गलत होता है, इसके लिए कैसे उसको बाद में समस्या हो सकती है, ऐसी कहानियाँ, मोरल स्टोरीज समझाइए। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, स्टेबलाइज द क्लियर रूल, उसको रूल्स बता दीजिए कि ऐसे रूल्स करने से, ऐसा करने से ये हो सकता है आपको। छोटे छोटे बच्चों को हम क्लास में समझाते हैं ना कि अरे बेटा अगर चोरी करोगे तो भगवान आपके पॉइंट्स कम कर देंगे, या आप चोरी करोगे, या आप किसी के पास कोई सामान मिला, कुछ भी आप जो भी मोरल स्टोरी समझा के किसी भी प्रकार से, है ना। यूज़ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो भी होते हैं हमारे स्कूल के, है ना, स्कूल्स के, घर के, कि कुछ नियम कानून हमारे स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बारे में उनको बताइए कि चोरी करने से क्या होता है, कि कभी कभी पुलिस वुलिस किसी भी प्रकार का आप जो बता सकते हैं, डरा सकते हैं बच्चों को, वो कर सकते हैं। इन्वॉल्व पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से बात करिए कि बच्चा ऐसा कर रहा है, उसको उसके बिहेवियर को हम घर पे भी थोड़ा चेंज करें, घर में बातें करें, है ना। प्रोवाइड अटेंटिव अल्टरनेटिव्स, अब देखना है कि उसको उसके अलावा क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, उसकी क्या आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करिए, क्योंकि जब बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तब बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चों को जब भी वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड करिए। तो इससे क्या होगा, जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए किसी को कोई सामान मिला, है ना। अब बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे चोर लेते हैं, चोरना मतलब इन द सेंस चोरी नहीं, उनको नहीं समझता कि चोरी है, लेकिन उनको अच्छा लगा तो उन्हें रख लिए। तो उनको बताइए कि अगर एक उनके सामने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करिए कि किसी बच्चे ने अगर कोई सामान गुमा हुआ ला के दिया तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, उसको कुछ इनाम दे दीजिए, तो आगे दूसरे बच्चों को सीख मिलेगी, और वो जब उनको कोई सामान मिलेगा तो रखने के बजाय वो ला के टीचर को देंगे, या जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का, उसको देंगे, कि हमको भी अप्रिशिएशन मिलेगा। इस प्रकार से हम एज ए एजुकेटर काम कर सकते हैं, या ऐसा एजुकेटर को काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब 5 barriers that can create difficulty in the communication process। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो फिर से पूछा है वहाँ भी हमने समझाए थे, मैं आपको भी यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ। लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फैमिली में ना बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों को दिक्कतें होती हैं समझने में। सेम वैसे ही कल्चर बैरियर्स, अब अगर बच्चा अलग अलग कल्चर में रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है, उन कल्चर में डिफरेंस है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। फिजिकल बैरियर्स, कभी कभी क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि नॉइज़, है ना, डिस्टेंस, पुअर विजुअलिटीज़, इसके कारण भी उसको सुनने में, या फिर सुनने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे साइकोलॉजिकल बड़े इमोशनल होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, जिसके कारण बोल नहीं पाते, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें। टेक्निकल बैरियर्स, इसमें क्या होता है कि टेक्निकल जैसे कि पुअर कनेक्टिविटी, कोई डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम स्कूल्स में, घर में टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो दिख नहीं पा रहा बच्चों को, सुन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को दिक्कतें होती है, ये बैरियर्स हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी बैरियर्स के बारे में बता सकते हैं। ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, बी पोर्शन। यू वांट टू कम्युनिकेट द फॉलोइंग मैसेज टू द पेरेंट, आपको पेरेंट से बात करना है जो आपके स्कूल ईसीसी के सेंटर में, है ना। अब बोल रहा है गेटिंग द चाइल्ड इम्यूनाइज्ड, है ना, जहाँ हम इम्यूनिटी से रिलेटेड जो काम करते हैं, विल इंश्योर द गुड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, आपको इम्यूनाइज्ड करना है बच्चों को गुड हेल्थ के लिए, इसके रिगार्डिंग आपको पेरेंट्स से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो आप कैसा मैसेज देंगे और आपकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, और जस्टिफिकेशन भी देना है आपको आपके आंसर का। तो पहला बोल रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन यू विल यूज टू कन्वे दिस मैसेज, आप उस मैसेज को कैसे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन की, और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन हम यूज़ करेंगे पेरेंट मीटिंग, सबसे अच्छा। अगर पेरेंट्स को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना है, मैसेज देना है, तो हम पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, उसके थ्रू हम पेरेंट्स को भी मौका मिलता है क्वेश्चन करने का, और टीचर्स उसके आंसर देके उनके सेटिस्फाइड करते हैं उनको। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, हम थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ लेटर्स तैयार करते हैं, छोटे छोटे लेटर्स तैयार करते हैं, उनमें हम अलग अलग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो भी जो हम वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन के लिए जो भी हम बातें कर रहे हैं उसमें लिखित रूप में भी रहता है, उनके बेनिफिशरीज रहता है कि बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब। जस्टिफिकेशन दीज मैटर्स इंश्योर अ पर्सनल टच, ये मेथड क्या है, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, आप उनसे बात करेंगे, आप उनको लिखित रूप में चीज़ें देंगे, तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन ऐसा करने से पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड हो जाता है। आप रियल लाइफ रियल लाइफ से आप एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, और सामने से एग्जांपल्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अलग ही रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड होती है, और टीचर्स को समझाने में आसानी होती है,
और पेरेंट्स को समझने में आसानी होती है। अब एड्स क्या क्या यूज़ करेंगे, अब संसाधन कौन कौन सी यूज़ करेंगे, तो पहला हम विजुअल एड्स यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टर, टीवी, ऐसे कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, या बैनर, पोस्टर्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम समझाएं। और नेक्स्ट है टेस्टिमोनाइल्स, शेयर द सक्सेस स्टोरीज। ऐसे आप स्टोरीज बताइए पेरेंट्स को अलग अलग, जो आपके आजू बाजू आपने देखा है, या कुछ ऐसे लोगों को सामने लेके आइए जिन्होंने इम्यूनाइजेशन के थ्रू, यानी जिस इम्यूनाइजेशन मतलब कि बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है उससे रिलेटेड जो हम बातें कर रहे हैं, इसमें वैक्सीनेशंस, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ना। तो ऐसे लोगों को लेके आइए जो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे। जस्टिफिकेशन कि जो विजुअल एड्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग को बहुत इन्हेंस करते हैं, लोगों को समझने में आसानी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सुपरवाइजर गिविंग एग्जाम्पल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ECCE सेंटर। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है कि एक गुड ECCE का एक गुड सुपरवाइजर में कौन कौन से गुण होना चाहिए। बार बार बताई हूँ आपको, फिर से बता दे रही हूँ, सॉरी। ये देखिए क्वेश्चन, हाँ, ये लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडॉप्टेबिलिटी, है ना। फिर इसके बाद है आपको सपोर्टिव एंड अप्रोचेबल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड एम्पैथी। इतने पॉइंट्स तो भाई होना ही होना चाहिए, ठीक है, किसी प्री स्कूल एजुकेटर को के अंदर, ठीक। इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसका बी पार्ट है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड प्रोग्राम्स ऑफ अ मोबाइल क्राइसिस। मोबाइल क्राइसिस आपको पता है ना क्या होता है? मोबाइल क्राइसिस मतलब घूम घूम के लोगों को हम जो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंपोनेंट बताना है। तो पहला कंपोनेंट ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एज अप्रोप्रिएट होता है और लर्निंग एक्टिविटी चाइल्ड के लिए है, और यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड होता है बच्चों का, है ना। फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, वो बच्चे जो दूर दूर हैं, जहाँ पे जो जा नहीं सकते हैं हेल्थ सेंटर पे, आंगनवाड़ी, बाल वाटिकास नहीं जा सकते, तो उनके पास जा जाके उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ केयर सर्विस उन्हें दी जाती है, ठीक है। और दूसरा कम्युनिटी इंगेजमेंट, वहाँ के लोगों को साथ साथ कम्युनिकेट किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको फोस्टर किया जाता है, ताकि जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो भी अवेयरनेस है हेल्थ के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, वो दी जाती है उनको, है ना। फिर सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहाँ पे जाके इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। तो मोबाइल क्लासेस क्या है कि वहाँ जाके ECC या ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। तो द मेन पॉइंट्स आर ECCE, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हेल्थ केयर सर्विस, कम्युनिटी इंगेजमेंट और सेफ्टी मेजर्स। ये कौन प्रोवाइड करता है? मोबाइल क्राइसिस की मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वर्कर एजुकेटर इन अ क्राइसिस प्री स्कूल सेंटर विच रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं, उनके लिए जो काम करने वाले एजुकेटर हैं, जो सुपरवाइज़र है, जो वर्कर है, उनमें उनके रोल को आपको डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है? पॉइंट बना बना के। तो ये भी क्वेश्चन हमने बार बार रिपीट किए कि ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो एक एजुकेटर में होना चाहिए, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। सबसे पहला आपको स्किल्ड होना है भाई। दूसरी बात, आपको आना चाहिए टीचिंग। तीसरी बात, आपके पास मटेरियल होना चाहिए एक्टिविटी के लिए। फिर आपके पास आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर होने ही होने चाहिए और इनको आपको एक्सप्लेन करना है। रिसोर्सेस होना चाहिए आपके पास, पेशेंस हो, आप फ्लेक्सिबल हो, आप स्किल्ड हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो, आप इंडिविजुअल नीड को समझ के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑन द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, गिव एग्जाम्पल। आपको बताना है कि ऐसे पेरेंट्स जिनके घर में बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, तो उन पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो बहुत सारे एटीट्यूड है, इसको पॉइंट में लिखेंगे कैसे। पहला, सपोर्टिव, पॉजिटिव सपोर्ट होना चाहिए। फिर आप बच्चों को सेल्फ एस्टीम डेवलप करिए। फिर वो बच्चे ओवरऑल वेल बीइंग हो। फॉर एग्जांपल कि फैमिली का क्या होना चाहिए कि सेलिब्रेटिंग स्मॉल अचीवमेंट। अगर बच्चे ने कुछ थोड़ा सा भी अच्छा काम किया है तो उसको सेलिब्रेट करिए, ताकि बच्चे में क्या हो कि
पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो, है ना, और नेगेटिव चीज़ों से बचना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये बच्चे वैसे ही डिसेबिलिटीज़ के साथ भरे हुए हैं। आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट फैमिली में क्रिएट करना है, तो एज अ फैमिली मेम्बर हमको घर से ही पॉजिटिव सपोर्ट करना है और खुद भी खुश रहना है, खुद भी हमेशा बच्चे के लिए कि खुशी में खुश रहना है, उसके साथ इंगेज होना है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, साथ में काम करना है और हमेशा कम्युनिकेट करना है, बच्चों को बूस्ट करते रहना है। तो इस प्रकार से हमारा रोल होना चाहिए। इसको भी आप पॉइंट बना बना के ऐसे लिखेंगे, पैराग्राफ में मत लिखिएगा, बार बार बता रही हूँ, मार्किंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में चेक करने वालों को भी दिक्कत जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एनी टू करना है आपको, हैं 4, जैसे कि चैलेंजेस इन ICDS हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी किया हुआ है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज है इनको कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज की दिक्कत होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, अवेयरनेस एंड आउटरीचेस, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशंस एंड कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। ये मेन पॉइंट है, इनको एक एक लाइन करके आपको एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट और अच्छे से करिएगा क्योंकि मार्क्स बहुत है ना, आपको 5-5 नंबर शायद नहीं 10-10 नंबर मिलेंगे, तो जो इतना सा लिखा है ना आपको इतना नहीं लिखना है। यहाँ हमने इतना कम से लिख के दिया है क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इन पॉइंट्स को आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में करके दिए हुए हैं, थोड़ा ज़्यादा लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिंग अ चाइल्ड विद अ विजुअल इम्पैक्ट टू एक्वायर लैंग्वेज। एक बच्चा है जिसको विजुअल प्रॉब्लम है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है और लैंग्वेज को एक्वायर करने में आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो पहले तो शुरू में ही इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए ताकि हम जल्दी से उसका इलाज कर सकें। फिर मल्टी सेंसरी अप्रोच लगाइए क्योंकि उसको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर टच, हियरिंग और बाकी सेंस ऑर्गन तो काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसको चीज़ों को सिखाइए, ठीक है। ये जैसे कि ये दिखा हुआ। फिर ब्रेल और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, स्पीच थेरेपी करिए और इंकरेज द कम्युनिकेशन, उसको बात करने में उसकी मदद करिए, इंकरेज करिए। ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको इतना इतना एक्सप्लेन नहीं करना है भाई, आपको ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक। यहाँ पे कम किया क्योंकि ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। फिर वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजीज ऑफ द कम्युनिकेशन, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर हम किसी वुमेन को, मान लीजिए गांव में हमको कोई इन्फॉर्मेशन देना है हेल्थ से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजीज के बड़े अच्छे फ़ायदे ये हैं कि पहला कल्चर सेंसिटिविटी, ठीक है, उस कल्चर के जो भी रूल्स रेगुलेशन से उसके थ्रू आप समझाइए, तो महिलाएं क्या है एक दूसरे से संपर्क करते ही रहती हैं। फिर एम्पावरमेंट, ठीक है, क्या होगा कि महिला जब एक सशक्त होगी तो उसके कारण बाकी महिला भी सशक्त होने की कोशिश करेंगी क्योंकि एक दूसरे को देख के ही लोग सीखते हैं। पीयर सपोर्ट, आप क्या करिए, आपको वुमेन टू वुमेन को स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है तो जो पीयर ग्रुप होता है इसके सपोर्ट लीजिए। इससे क्या होगा कि महिलाओं तक, अलग अलग महिलाओं तक कम्युनिकेशन जाएगा और वो दूसरे महिला तक पहुंचाएंगी। और महिलाओं की आदत है कि घर में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करती हैं, समझाती बहुत अच्छे से, टेलरिंग द मैसेज, और महिलाएं क्या करती हैं, मैसेज को टेलरिंग बहुत अच्छे से करती हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करती हैं। हेल्थ प्रमोशन, महिलाएं हेल्थ का प्रमोशन भी बहुत अच्छे से कर पाती हैं क्योंकि घर के देख रेख, परिवार की देखरेख महिलाएं ही करती हैं। तो ये वुमेन टू वुमेन स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी होगी और इन बातों का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन, फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन, स्पेसिफिक या स्पेशल एजुकेशन के फीचर्स क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, अलग अलग बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हमें प्लान करना चाहिए। दूसरा इंक्लूसिव पार्टिसिपेशंस या बोलेंगे इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होना चाहिए। फिर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से काम करिए। कोलैबोरेशन, आप पेरेंट्स से बात करिए, स्टाफ से, अलग अलग लोगों से जो इसमें काम कर रहे हों। एडाप्टिव करिकुलम, ऐसा करिकुलम रखिए कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे अलग अलग एबिलिटीज़ के साथ को अडॉप्ट कर सके। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करिए, टूल्स का यूज़ करिए। फिर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करते रहिए कि जिस एम के साथ, टारगेट के साथ आप काम कर रहे हैं वो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। फिर पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ द सपोर्ट, हमारे सपोर्ट में पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए ताकि इससे क्या हो कि आप पॉजिटिव रहेंगे, इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा, आप उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो रिजल्ट भी डेफिनेटली नेगेटिव ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एक पेपर है जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ऐसे बहुत सारे पेपर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में विजुअलाइज किया है, दिखाया है। पॉज कर करके वीडियो को आप देखिए पेपर कैसे आ रहे हैं, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
कुछ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आएंगे उसके लिए आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जो मैंने प्लेलिस्ट अपने ग्रुप में बनाई हुई है, अपने वीडियोस में बनाई हुई है, अपने चैनल में बनाई हुई है। प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। हिंदी मीडियम वाले इन्हीं पॉइंट्स को हिंदी में लिखते चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अपने व्यूज़ भी ऐड करिए, आपकी अलग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एग्जाम्स को सॉल्व करने की। तो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आगे काम करेंगे। तो मैंने यहाँ आपकी डीसी की ब्लॉक वाइज, पेपर वाइज, यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारा रिवीजन किया हुआ है। पेपर समझाया है, थ्योरी समझाई है, यूनिट वाइज, एक एक पॉइंट वाइज। जाइए, चेकआउट करिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए, ताकि आपके 7 जून, 8 जून और 10 जून को पेपर अच्छे से जाए। टाइम याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है 10 से 1 बजे। ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करिए। ब्लैक पेन आप और भी अलग अलग टाइप के कर सकते हैं, हाईलाइट करके लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखिएगा, आपकी मार्किंग अच्छी होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि हम शिक्षा के जगत में हमारे देश के अच्छे निर्माण के लिए, बच्चों के अच्छे निर्माण के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकें और हमारे देश का अच्छे से विकास में अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।